बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाबा केदारनाथ के दौरे की। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पीएम पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा केदार का रुद्राभिषेक किया। दर्शन और पूजा के बाद पीएम ने आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा और समाधि का भी अनावरण किया। साल 2013 में आई आपदा में शंकराचार्य की समाधि भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट लंबी और 35 टन वजन वाली प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सभी मठों और 12 ज्योतिर्लिंगों समेत अनेक शक्ति धामों के साधु संत भी वर्चुअल रूप से जुड़े। आदि गुरु शंकराचार्य समाधि की मूल प्रतिमा 2013 में आई प्राकृतिक आपदा में बह गई थी। इसे केदारनाथ मंदिर के पीछे और समाधि क्षेत्र के बीच में बनाया गया है। केदारनाथ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2013 की तबाही के बाद जो नुकसान यहां हुआ था वो अकल्पनीय था, लेकिन ईश्वर की कृपा से केदारनाथ का विकास कार्य हुआ और यह धाम पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा हो गया। जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहां की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। दीपावली के पवित्र पर्व पर कल मैं सीमा पर अपने सैनिकों के साथ था और आज तो ये सैनिकों की भूमि पर हूं। गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ जी में दर्शन पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। इसके साथ ही सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है और मंदाकिनी पर बने पुल से गरुड़ चट्टी उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया है। साथियों, आज यहां यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेंट सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा।
और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था, लेकिन साथ साथ कच्छ के भूकंप के बाद कच्छ को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था। और इसलिए मेरा विश्वास था, और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है। केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली के मौके पर लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। दिवाली से एक दिन पहले सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया। केंद्र की ओर से कीमतों में कमी के बाद नई कीमतें लागू हो गई हैं। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की घोषणा की है। इनमें से 12 बीजेपी शासित राज्य हैं। बीजेपी शासित राज्यों में असम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ने अतिरिक्त कटौती की घोषणा की है। इसके अलावा बिहार, ओडिशा और सिक्किम ने भी वैट पर कटौती की है। गुरुवार शाम को जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 7-7 रुपए घटाने का ऐलान किया है। दिवाली के दिन कल शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग हुई और बाजार में शानदार तेजी देखी गई। हिंदू संवत वर्ष 2078 की शुरुआत के मौके पर कल बाजार में 1 घंटे की स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग हुई, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन सेंसेक्स 296 अंक बढ़कर 60,000 के पार होने में कामयाब रहे। निफ्टी भी 92 अंक बढ़कर 17,921 पर बंद हुआ। पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों और पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कटौती ने बाजार को सहारा दिया। संवत 2077 में निफ्टी ने अब तक 40% से ज्यादा का रिटर्न दिया। निफ्टी के सभी सेक्टोरल इंडेक्स में तेजी रही। ऑटो और पीएसयू बैंक शेयर 1.25% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए। इसके अलावा एफएमसीजी, आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। आज दिवाली बाली प्रतिपदा के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार बंद रहेंगे। बाजार में आईपीओ की बहार है। कई स्टार्टअप कंपनियां आईपीओ लेकर आ रही हैं। आईपीओ को लेकर इन्विजन कैपिटल के फाउंडर और सीईओ का कहना है कि आईपीओ लाने वाली कंपनियां तो अच्छी हैं, लेकिन वैल्यूएशन बहुत हाई है। The latter should be the strategy, which means that these are good companies, these are great companies. Some of them will actually define the decade going ahead, but clearly the valuations are just astronomically high. I don't think they can be compared to DMart, because DMart was, as a business, was highly profitable. They had margins, they had strong cash flows, and they were growing. Versus that, these are companies which are just probably not yet profitable, and versus that, the valuations are really high. So my sense is that, or a more prudent strategy would be that keep your homework ready. These are great businesses, have the homework ready, and when they have a bad quarter, or the market goes through a phase of correction or something like that, or the markets are unkind to these freshly listed IPOs, then that might be a great time to kind of buy into them. Keep in mind, Nikunj, that Zomato, which did very well on listing, but if I were to kind of look at the day on the close, day 1 or day 2 of the listing, it probably closed at around 120. Versus that, it's at about 128, 130. So post-listing, the performance has not really been stellar for some of these digital giants. So my view is that right now, have a wait and watch approach. And if Mr. Market gives an opportunity during the course of the coming summer, easily kind of at that point of time, go out there and buy them. बाजार में अब आगे किन सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए? वैल्यू क्वेस्ट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का कहना है कि फाइनेंशियल सेक्टर पर नजर रखनी चाहिए। This time around, hopefully the recovery will be led by capital goods as well as real estate cycle as well. So there is a lot of scope. So we are also very bullish on the financial sector, and within financials we are bullish on home finance category as well as the CV cycle. So I think financials is definitely one place where there is a lot of scope for expansion. Second place is in manufacturing capital goods, जहाँ पे the profit pool has shrunk over the last 10 years. जो profits ये company 10 साल पहले peak of the cycle में करती थी, उसका almost 1/3 या 1/4 हो चुका है.
सो यहाँ से जैसे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल पिकअप होगी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेंगी और ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, तो काफी हद तक इनके प्रॉफिट्स, मुनाफा में तेजी आ सकती है ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर पीरियड। वहीं रवि धर्मशी का कहना है कि बाजार में किसी बड़ी गिरावट की आशंका कम है, घरेलू इकोनॉमी विस्तार के चरण में है। Market might move a step ahead of economy, but economy is still in a recovery stage. The expansionary stage hasn't even started. So I don't think things are about to collapse or any such thing. There can be, you have to necessarily, lengthen your horizon, temper your expectations, but you still have to remain positive. We are less than half the glass is full is what I would say. The economic expansion lies ahead of us, and market is sensing that, and it is expecting that to come about in a very near future. And that is why this rally, which is surprising everyone, and we are the second best performing market over a 2-3 year horizon, probably the best. I'm sorry, we have done better than US also in the last couple of years. So I think market is right. We are entering the economic expansionary phase, and new opportunities will be thrown up. एबेकस एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर सुनील सिंघानिया ने अपने पसंदीदा सेक्टर बताए और अपने पसंदीदा शेयरों में निवेश की सलाह दी। हमें आईटी सर्विसेज कंटिन्यू हमें अच्छा लगता है। थोड़े शेयर के भाव काफी जोर से बढ़ गए हैं, तो हो सकता है कि एक कंसोलिडेशन फेज हो, बट आईटी सर्विसेज कंटिन्यूज टू बी गुड। डिजिटल इज बहुत ही स्ट्रॉन्ग थीम है। अनफॉर्चुनेटली जो अभी आईपीओ आ रहे हैं सब बहुत महंगे आ रहे हैं, तो थीम बहुत अच्छी है, शेयरों के भाव ठीक नहीं है। बट इस टाइम पे एक जो थीम सीधे सामने आ रही है वो है एक लेंडिंग कंपनीज की। तो वेदर इट इज गुड बैंक्स और इवन गुड एनबीएफसी, आई थिंक इकोनॉमी में एक थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ रुझान है। अगले 2-3 साल लग रहा है ग्रोथ 8-9% CAGR बेसिस पे जीडीपी ग्रोथ हो सकती है। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ एंटरप्रेन्योर्स भी बढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि डिमांड काफी अच्छी है। और उसको देखते हुए रिटेल और कॉर्पोरेट बोथ साइड से क्रेडिट ग्रोथ अच्छी खासी आ सकती है। बाजार के दिग्गज रामदेव अग्रवाल का कहना है कि बाजार में तेजी का दौर अगले 3 से 4 साल तक के लिए चल सकता है। उनका कहना है कि तेजी के बाद कुछ समय के लिए करेक्शन आ सकता है। It is quite possible that after a big run, we may have a consolidation or maybe some correction for some time. It's not necessary that from one Diwali to other Diwali we made 50%. So next Diwali has to be another 20-25%. That's not granted. Maybe it is flat, maybe it is little lower. There's so much of IP. We will incrementally go to the real economy. And that virtuous circle, from secondary market to from stock market to the real economy, and real economy to, demand revival and things like that. So, yes, it can take a breather, and that will be very good. Actually, if it takes a breather, it is very good when other people have also come and the corporates have got the money, what they should get. In fact, some people are getting more than what they should get. Valuations are quite stretched. So let the market stop here in terms of run, and let the primary market take what they can take, and let the valuation also there become reasonable. Let the earnings also catch up. So yes, but the bull run is not about 6 months, 12 months, 18 months. I think it can last for 3-4. My sense is this run is going to be a much longer run. If we don't go too high too quickly, then this run has steam for a much longer run. शेयर बाजार में खरीद बेच के चक्कर में नहीं पड़कर लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान देना चाहिए, ये कहना है बीएसई के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान का। कल मुहूर्त ट्रेडिंग के मौके पर हमारे सहयोगी शरद दुबे ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ जुड़े हैं एमडी और आपके सीईओ बीएसई के आशीष चौहान सर। सर बताएंगे सर, बहुत सारे केक कट चुके हैं ऑलरेडी और 60,000 में भी बहुत भारी केक कटा था, तो अगले साल अगले संवत तक कितने केक कट सकते हैं? अगले जो 1 साल आने वाला है उसमें हो सकता है कि भारत की प्रगति और आगे बढ़े। पिछले 1 साल में हमने देखा है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए, अच्छा मार्केट्स बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो एक प्रगति हुई है वो आगे चलती रहे।
कल ही की बात है, वेडनेसडे नाइट को, बुधवार रात को अमेरिका में एक फेडरल रिजर्व का एक डिसीजन आने वाला था। उसमें जो क्वालिटेटिव ईजिंग वो लोग कर रहे थे, वो ज़्यादा उसको टफ करने जा रहे थे, उसको निकालने जा रहे थे। उसका कल उन्होंने निर्णय दिया हुआ है कि जो धीरे धीरे वो टेपरिंग जिसको कहते हैं वो करने वाले। तो मुझे लग रहा है उसकी वजह से आज भी मार्केट आनंद में है, और यही रहा तो मुझे लग रहा है कि आगे भी आप मार्केट का एक तरफा दौर आगे देख सकते हैं। और आशीष जी, बहुत सारे नए एज कंपनीज आ रहे हैं, बहुत सारे अच्छे IPOs आ रहे हैं स्टार्टअप्स के, उनमें आपकी क्या राय है और आगे क्या लगता है मार्केट्स में होगा? एक तरह से नया भारत उभर के आ रहा है, नया विश्व उभर के आ रहा है। जो चीज़ 15-20 सालों में होनी थी वो 1-1.5 साल में हो गई कोविड की वजह से, कि जो टेक्नोलॉजी को माध्यम बनाकर, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो कई कंपनियां नए बिजनेस मॉडल्स लेके आ रही है, उसमें से कईयों को इच्छा थी कि वो भारत में न लिस्ट करके बाहर लिस्ट करे। वो आज भारत में लिस्ट इसलिए भी कर रही है कि भारत का आज निवेशक उसमें भी इंटरेस्ट ले रहा है। उसमें कई कंपनियां जो है लॉस मेकिंग भी है, कई कंपनियां आगे जाकर प्रॉफिट भी बनाएगी। एक शुरुआत है। मुझे लग रहा है कि जो भारत को आगे विश्व में अपना नाम कमाना है, विश्व में एक महासत्ता के रूप में उभर के आना है, तो नई टेक्नोलॉजीज़ को एक तरह से अपनाना पड़ेगा, उसमें नए बिजनेस मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। और भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है विश्व की लगभग 5वें भाग की है। तो मुझे लग रहा है कि हम अपने आप में एक बड़ी महासत्ता है, बड़ी महाशक्ति है, और अपने नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके बायोटेक्नोलॉजीज़ में, फार्मास्यूटिकल्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ऐसी कई चीज़ों में हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक शुरुआत अच्छी हुई है, और जो भी धन बनेगा, आगे जो वेल्थ बनेगी, वो मुझे लग रहा है कि भारत में भी रहेगी। पहले 5 साल पहले जब स्टार्ट अप इंडिया शुरू हुआ था, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई थी, तो लोगों को पता नहीं चल रहा था कि इतने नए स्टार्टअप आएंगे। बट मुझे लग रहा है कि एक तरह से भारत का भी अच्छा दौर आया है कि अपने जो युवा धन है वो नए बिजनेस मॉडल लेकर के, नए बिजनेस खड़ा करके आज भारत में लिस्ट करने आ रहा है। नए टेक्नोलॉजी की बात हो गई, नई युवा की बात हो गई, अब नए इन्वेस्टर्स भी आ गए हैं, तो इनके लिए आप क्या सलाह रखेंगे? नए इन्वेस्टर्स बहुत आए हैं। पिछले साल में जब हम कोविड शुरू हुआ था, तभी करीब हमारे पास 5 करोड़ से भी अधिक इन्वेस्टर अकाउंट्स थे। आज लगभग 8.5 करोड़ से अधिक इन्वेस्टर अकाउंट्स हो गए। तो स्वाभाविक है कि बहुत ज़्यादा नए निवेशक भारत में आए, और डिब्रूगढ़, जोरहाट, लक्षद्वीप, श्रीनगर, सब जगह से नए निवेशक आए, और उन्होंने कमाया भी बहुत है। तो मेरा एक दरख्वास्त रहेगा, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि क्योंकि पैसे आपके हैं, आपको उसके लिए उसको बढ़ाना है, नहीं कि घटाना है। तो आपको टिप्स पे ध्यान नहीं देना है, व्हाट्सएप पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि घर में हम जब टीवी भी खरीदते हैं, फ्रिज भी खरीदते हैं, तो बहुत अभ्यास करते हैं, बहुत कंपैरिजन करते हैं, लोगों को पूछते हैं, उसके बाद ही हम वो टीवी या फ्रिज खरीदते हैं। लेकिन उससे 10 गुना 50 गुना धन हम टिप्स के माध्यम से रोक देते हैं, या सुबह खरीदते हैं, शाम को बेच देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सुबह खरीदने के और शाम को बेचना, उसको निवेश नहीं कहते हैं, उसको स्पेक्यूलेशन करते हैं। वो जो है उससे बचिए। जब आप निवेश करते हो 3 साल 5 साल की अवधि के लिए करिए, अभ्यास करके करिए। और डेरिवेटिव्स में आप को ज़्यादा मालूम नहीं है तो आप उसमें पार्टिसिपेट मत करिए, क्योंकि वहाँ पर पैसा ज़्यादा जाने का खतरा होता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो एक तरह से कॉशियस रहने का एक समय आ गया है, और मेरी सभी निवेशकों की दरखास्त है कि थोड़ा अपने आप को एक तरह से अभ्यास करने में लगाइए, और उसके बाद ही निवेश करिए। जी बिल्कुल, आशीष जी यहाँ पे ओवरऑल समराइज़ कर दिए हैं कि ओवरऑल मार्केट्स का क्या व्यू रहेगा, और जो है आपके जो जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी जो है वार्निंग साइन दिए हैं, और ओवरऑल जो स्टडी करने के लिए बोले हैं पूरे मार्केट्स को, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे फोकस रहेगा। थैंक यू वेरी मच आशीष जी, आप हम लोग ET Now स्वदेश से बात की और आपने हमें समय दिया। दिवाली के मौके पर हमने बाजार के कई दिग्गजों से भी बात की। आइए सुनते हैं मधु केला की बाजार की चाल को लेकर क्या राय है। On the other side is the true value which PSU banks have to offer, and how beneficial they would be when the capex cycle will start, and how they will be leading the entire corporate lending. Where does financial fit in, and why particularly do you like PSU banks? So I think, Nikunj, in my opinion, it will be wrong to assume that all these fintechs will replace the traditional banks which have been there for 100 years or so. Basically, because which fintech can attract deposits from millions and millions of customers
in India, in which fintech can basically build the asset base which a lot of these banks have built. If you look at, a lot of these fintechs are trying to, at least I know majority of them are trying to give their service, sourcing it and routing it through some of these public sector banks. So I do not think it will be one versus the other. They will coexist. There will be a place and there will be value creation for some of the smart fintech companies. And because of their growth rate at which what they can grow, there will be valuation difference between traditional banks and some of these fintech companies. But I do not think that just because fintech companies have arrived here, a lot of these banks will disappear overnight. I am not in that school of thoughts. संगठन यानी WHO ने कोरोना की मेड इन इंडिया कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक WHO की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। टेक्निकल कमेटी ने बैठक की थी। WHO इसके पहले 2 बार भारत बायोटेक से स्पष्टीकरण मांग चुका था। भारत बायोटेक की ओर से जवाब दाखिल करने के बाद कोवैक्सीन पर यह फैसला लिया गया। राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। यहां के आसमान में स्मॉग की चादर दिख रही है और विजिबिलिटी काफी कम है। नवंबर के महीने में वैसे भी राजधानी में प्रदूषण काफी बढ़ जाता है और दिवाली के बाद तो प्रदूषण चरम पर पहुंच जाता है। दिल्ली में प्रदूषण का जायजा लिया ET Now स्वदेश संवाददाता रविकांत राय ने। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली की रात मना करने के बावजूद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, जिसकी वजह से सुबह से ही दिल्ली NCR में इस तरीके का मौसम है। हेजी आपको दिखाई देगा, हर तरफ धुंध है और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं घूमने के लिए, इस वक्त मैं विजय चौक पर हूँ, उनको जो एयर क्वालिटी है उसका अंदाजा साफ तौर पर लग रहा है, क्योंकि आंखों में जलन हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पूरी तरीके से फायर क्रैकर्स थे वो बैन किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने यहाँ पर जमकर आतिशबाजी की है, जिसकी वजह से आज सुबह दिवाली के अगले दिन जो एयर क्वालिटी है बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में पहुँच गई। मेरे सामने पार्लियामेंट है और इस साइड आप देख सकते हैं नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है, लेकिन पूरी तरीके से जो तस्वीर है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। ये सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई आतिशबाजी नहीं हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा एरिया जो है वो बंद रहता है। लेकिन जो अलग अलग जगहों पे देर रात तक आतिशबाजी की गई है उसका असर यहाँ पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी आंखों में जलन हो रही है और उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में सरकार ने जो पाबंदी लगाई है वो अपनी जगह पर है, लेकिन आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि सांस उनको भी लेना है और इस तरीके की जो हवा है अभी दिल्ली NCR की, वो आपके स्वास्थ्य को खराब और ज़्यादा खराब कर सकती है। स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश।